जो है जेनेटिक्स में एज न्यू टॉपिक मेंडल्स वर्क्स, मेंडल के कार्य के बारे में अध्ययन करेंगे। मेंडल ने क्या कार्य किया, मेंडल का क्या कंट्रीब्यूशन था जेनेटिक्स में, क्योंकि अब जाते ही हैं मेंडल इज नोन एज द फादर ऑफ जेनेटिक्स। तो मेंडल्स वर्क्स ऑन पी प्लांट, उन्होंने पी प्लांट्स गार्डन पी पे वर्क किया था जो उनके चर्च में लगा था। पी प्लांट पाइथन सटाइफम को कितने में, 1884 में। उन्होंने मेंडल्स ने स्टडी किया 7 कैरेक्टर्स, 7 जो ट्रेट्स थे, लक्षण कैरेक्टर थे पी प्लांट्स के, उसके ऊपर उन्होंने कार्य किया, विच आर लोकेटेड ऑन क्रोमोसोम नंबर 1, 4, 5, 7। ये सातों कैरेक्टर जो थे वो गुणसूत्र जो है 1, 4, 5, 7, 1, 4, 5, 7 पे लोकेटेड था। उस पे उन्होंने इसका स्टडी किया। वो सातों जो कैरेक्टर हैं वो क्या है वो अभी देखते हैं, और क्या कारण है कि मेंडल को सक्सेस मिला, मेंडल को फादर ऑफ जेनेटिक्स का उपाधि मिला, वो भी यही है कि उन्होंने पाइथन सटाइफम अर्थात पी प्लांट्स को सिलेक्ट किया अपने स्टडीज में। तो अभी हम देख लेते हैं कि वो सातों कैरेक्टर क्या है। पी प्लांट पाइथन सटाइफम बोलते हैं। मेंडल ने टोटल मैटर के 7 गुणों के बारे में अध्ययन किया, उनके 7 जो कैरेक्टर्स हैं, उनके जो ट्रेट्स हैं उनके बारे में उन्होंने अध्ययन किया। वो ट्रेट्स क्या हैं वो इस प्रकार है। उससे पहले ये जान लेते हैं कि मेंडल ने टोटल 7 कैरेक्टर्स का अध्ययन किया। तो है पहला कि हाउ मेनी कैरेक्टर्स आर स्टडीड बाय मेंडल, तो आंसर होगा 7 कैरेक्टर्स स्टडीड बाय मेंडल। और उसके बाद which is located on chromosome 4, यानी टोटल 4 गुणसूत्रों पे ये सातों जो कैरेक्टर्स हैं वो क्या है, सिचुएटेड है, अवस्थित है। वो गुणसूत्र संख्या क्या है, 4, 1, 4, 5 और 7। क्रोमोसोम संख्या 1, 4, 5 और 7 पर ये टोटल 7 कैरेक्टर क्या सिचुएटेड है। वो 7 कैरेक्टर क्या है वो अभी देख लेते हैं। इधर हमने इसको मेंशन किया है 7 कैरेक्टर्स को, सीरियल नंबर सीरियली मैंने कराया है इधर। ये ट्रेट्स है, उधर उनके जो भी है डोमिनेंट और रिसेसिव, प्रभावी और प्रभारी दोनों गुण। सबसे पहला जो कैरेक्टर है स्टेम हाइट, यानी कि पौधे की जो तना की जो लंबाई है वो प्रथम गुण है। प्रथम कैरेक्टर्स है जो 2 प्रकार के होते हैं, टॉल और डार्क। टॉल लंबा और डार्क मतलब बौना। तो टॉल जो है जो लंबाई है वो पौधे का जो गुण है वो डोमिनेंट वाला प्रभावी गुण है, और रिसेसिव और प्रभावी गुण जो है वो डार्क वाला है। दूसरा क्या है, फ्लावर कलर, फ्लावर का रंग, यानी कि जो मटर के पौधे होते हैं उसके जो रंग होते हैं, ये कैरेक्टर है। उसके 2 जो है क्या होंगे, इसके 2 ट्रेट्स हैं, वो क्या है इस प्रकार के हैं, एक पर्पल और दूसरा व्हाइट। तो पर्पल जो कलर है फ्लावर का, यानी कि पर्पल कलर वाले जो फ्लावर होंगे वो डोमिनेंट कैरेक्टर्स वाले होंगे, और जो व्हाइट वाले होंगे वो रिसेसिव वाले होंगे। दूसरा है फ्लावर पोजीशन, फ्लावर का मतलब है पोजीशन, ये फ्लावर का अवस्था मतलब कहाँ पे अवस्थित है, पौधे मटर के पौधे की किस जगह पे ये पुष्प उपस्थित है, उसके आधार पे ये इसका क्या कितना गुण हुआ, ये इसके 3rd गुण है, यानी कि फ्लावर पोजीशन। पुष्प कहाँ होंगे, एक्सियल, एक्सियल जो है डोमिनेंट, एक्सियल का मतलब उसके अक्ष के ऊपर जो है वो उसका डोमिनेंट कैरेक्टर है। दूसरा क्या है रिसेसिव, इसका टर्मिनल, टर्मिनल का अर्थ है किनारे में, यानी कि पुष्प जो होंगे पौधे के किनारे में होंगे। नेक्स्ट जो है पॉड कलर, पॉड मतलब होता है मटर के जो छीमी होते हैं जिसके अंदर मटर उपस्थित होता है, प्रोटेक्टेड होता है, तो पॉड का कलर। तो ये 2 प्रकार के होते हैं, ग्रीन और येलो। तो ग्रीन कलर जो है वो डोमिनेंट है और येलो जो है रिसेसिव है। तो यदि क्वेश्चन आता है कि येलो कलर ऑफ पॉड इज डोमिनेंट कैरेक्टर और डोमिनेंट और रिसेसिव, तो आंसर क्या हो जाएगा, रिसेसिव। येलो जो है पॉड का रिसेसिव है और ये ग्रीन जो है डोमिनेंट कैरेक्टर्स है। अभी आते हैं नेक्स्ट देखते हैं कि पॉड शेप, पॉड का जो शेप है, शेप मतलब आकार किस प्रकार का है, ये आकृति मतलब इस पर देख लीजिएगा, ये इम्प्लांटेड है, दूसरा क्या है कॉन्स्ट्रिक्टेड है। इम्प्लांटेड का क्या अर्थ होता है, ये पूरा खुला हुआ है, कॉन्स्ट्रिक्टेड मतलब ये पूरा कसा हुआ इस तरीके का है। यदि हम बात करें तो इस तरीके का एक पूरा खुला हुआ है, मटर इसके अंदर सिचुएटेड रहेंगे, और यदि एक ऐसे हैं इस प्रकार के धसे से इसमें मटर पूरे टाइटली जो है पैक्ड रहते हैं, तो ये कॉन्स्ट्रिक्टेड हो गया जो इसके रिसेसिव कैरेक्टर है। और ये
पूरा इम्प्लांटेड है, यानी कि इसका डोमिनेंट कैरेक्टर है। दूसरा क्या है, सीड कलर, सीड का रंग यानी कि बीज, ये जो मटर के बीज होते हैं उसके जो रंग है वो भी एक ट्रेट्स है जो दो प्रकार से हैं। ये इस प्रकार है, यदि येलो है तो सीड कलर डोमिनेंट कैरेक्टर है इसका, यदि ग्रीन है तो इसका ये रिसेसिव है, यदि बीज यदि हरा है वो उसका रिसेसिव कैरेक्टर है, यदि येलो है उसका ये क्या है, डोमिनेंट कैरेक्टर। दूसरा क्या है, सीड शेप, बीज का आकार। तो अब देखते हैं यदि राउंड है, बीज यदि गोला है पूरा राउंड शेप में है तो डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है। दूसरा क्या है, रिंकल है तो रिसेसिव कैरेक्टर वाला है। तो ये टोटल 7 कैरेक्टर से क्वेश्चन आ सकते हैं, कौन से डोमिनेंट है कौन से रिसेसिव है। और अब क्या है कि ये 7 कैरेक्टर्स को डिटेल मेंडल ने स्टडी किया, जो सिचुएटेड थे टोटल 4 क्रोमोसोम पे, जो किसमें पाए जाते हैं, मटर में। तो मटर पे मेंडल का जो एलाबोरेट वर्क था उसके अनुसार ये टोटल 7 कैरेक्टर का उन्होंने अध्ययन किया। नेक्स्ट जो है अब उनके प्रिंसिपल है, तो अब उनके प्रिंसिपल के बारे में हम क्या करेंगे, स्टडी करेंगे कि व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ अध्ययन करना। तो क्वेश्चन आता है कि रीजन ऑफ मेंडल सक्सेस, मेंडल साहब के सक्सेस का क्या राज है, या मेंडल ने पी प्लांट्स को क्यों सेलेक्ट किया अपने स्टडी मटेरियल के रूप में। दोनों का आंसर एक ही तरीके से डील करते हैं, एक तरीके से समझाते हैं ताकि आप आराम से बोर्ड क्वेश्चन को डील कर सकें। तो आइए मेंडल्स के सक्सेस के रीजन जानते हैं। सिलेक्शंस ऑफ मटेरियल, सबसे पहले कोई भी चीज को करने से पहले क्या स्टडी कर रहे हैं, तो यदि इन्होंने पेरेनियल कोई प्लांट्स को सिलेक्ट कर लिया होता तो कई वर्ष में उसके फल आते, फिर उसके सारे कैरेक्टर्स के अध्ययन करने में या फिर कंस्ट्रक्टिव कैरेक्टर्स जो है वो ज्यादा हो जाता, तो स्टडी में क्या है डिले हो जाता और उनके मतलब उनको कोई रिजल्ट नहीं मिल पाता। तो सबसे पहला सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन ऑफ मटेरियल, जो पी प्लांट उन्होंने किया, इनके सिलेक्शन, उनके जो सक्सेस के जो मेन रीजन है वो यही है कि उन्होंने पी प्लांट्स को क्या किया, सेलेक्ट किया। दूसरा क्या है, पी प्लांट इज एनुअल, क्वेश्चन आता है क्यों उन्होंने मतलब इसको किया, इसमें ऐसा क्या था जो उनके सक्सेस आसानी से उनको सक्सेस मिला। तो पी प्लांट जो होता है वो एनुअल प्लांट है, एनुअल मतलब वार्षिक, एक वर्ष में ही इसका लाइफ साइकिल क्लियर, मतलब एक वर्ष के अंदर ही इनका सारा जो है लाइफ साइकिल क्या होता है, फ्रूटिंग फ्लावरिंग सब कुछ क्लियर हो जाता है। तो एनुअल प्लांट है ये, और इसका लाइफ साइकिल क्या है, बहुत ही शॉर्ट है, बस 2 से 3 महीने में अपना पूरा जीवन चक्र को क्या कर लेता है, कंप्लीट कर लेता है। तो आसानी से हम इसके पूरे जीवन चक्र को अच्छे तरीके से हम क्या कर पाते हैं, विजुअली देख पाते हैं कि इसके सारे जो 7 कैरेक्टर मैंने पीछे देखे हैं उन 7 कैरेक्टरों का ऑब्जर्वेशन कर पाते हैं। दूसरा क्या है, नेचुरल सेल्फ पॉलिनेशन, ये क्या है कि बाइसेक्सुअल प्लांट है, ये जो पी प्लांट्स है वो बाइसेक्सुअल प्लांट है। बाइसेक्सुअल होने के कारण इसमें सेल्फ पॉलिनेशन जो स्वयं परागण है वो इजीली हो जाता है। तो नेचुरली ये तो सेल्फ पॉलिनेशन करता है, नेचुरली ये क्या करता है, सेल्फ पॉलिनेशन करता है, लेकिन ये प्रिवेंट क्या प्रेजेंट इन पी प्लांट, लेकिन आर्टिफिशियली बाय बैगिंग टेक्निक एंड इमेस्कुलेशन, इमेस्कुलेशन भी पुष्पनता होता है कि बाइसेक्सुअल फ्लावर में शिल्क एंथर को कट करके हटा देना या फिर क्लॉथिंग से बाइंड कर देना, बैगिंग टेक्निक कहलाता है, और ये कट करना एंथर को, ये इमेस्कुलेशन कहलाता है। तो आर्टिफिशियली जो है ये पी प्लांट्स को हम क्रॉस पॉलिनेशन करवा सकते हैं, और नेचुरली ये होता क्या है, सेल्फ पॉलिनेशन। तो इसलिए इसमें दोनों तरीके से हम यूज कर सकते हैं। दूसरा है पी प्लांट्स इजी टू कल्टीवेट, पी प्लांट जो होते हैं मटर के जो पौधे हैं आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं, इजिली कल्टीवेटेड है, आसानी से लगाया जाता है। और स्टडी इस पे जो पी प्लांट्स है इस पे पहले भी वर्क हो चुका था, और इसके बहुत सारे जो वैरायटी होते हैं। और दूसरा है कि इसका जो नंबर ऑफ क्रोमोसोम है वो 14 है, जिसपे स्टडी करना इजी हो जाता है। नेक्स्ट क्या है कि ही मेंटेन्स, ये जो मेंडल साहब ने मेंटेन किया द एस्थेटिक रिकॉर्ड्स ऑफ ऑल इस एक्सपेरिमेंट, उन्होंने जितने भी जो भी एक्सपेरिमेंट किया, जो भी प्रयोग किया, उसका एक एस्थेटिक रिकॉर्ड रखा फर्दर एनालिसिस के लिए, जो उनके सक्सेस का रीजन बना। और उन्होंने राजमा वगैरह पर भी अध्ययन किया था, और इस पे पहले से वर्क चल रहा था, बॉश नामक वैज्ञानिक ने इस पे शोध किया था, तो इस पे वर्क करना, इस पे बढ़ना आसान था। तो अब हम देखते हैं कि इसके मेंडल के क्या है लॉज, क्या है इनके प्रिंसिपल्स ऑफ
मेंडलिज्म बोलते हैं। देखते हैं अब एक नया टॉपिक डील करेंगे, प्रिंसिपल ऑफ हेरिडिटी या इसको मेंडलिज्म भी कहते हैं। तो जेनेटिक्स का ये न्यू टॉपिक है, बहुत सारा क्वेश्चन भी आता है मेडिकल में और आपके +2 में भी। तो यहाँ पे टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि मेंडल्स प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। ये जो वंशानुगति के जो सिद्धांत है जो मेंडल साहब ने दिया है वो ये है। क्या है ये? पहला है प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर, दूसरा है प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, तीसरा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, चौथा है प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। तो पहला है कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिट इकाई लक्षण का सिद्धांत, दूसरा है डोमिनेंस प्रभाविकता का सिद्धांत, दूसरा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का नियम जिसको मेंडल का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन पृथक्करण का जो नियम है जिसको लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट भी कहते हैं, युग्मकों की सिद्धता के जो नियम है, इसे ही मेंडल्स फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। तो मेंडल फर्स्ट लॉ यदि क्वेश्चन आता है किसको कहते हैं तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को ही मेंडल का फर्स्ट लॉ भी कहते हैं। दूसरा क्या है? इन प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, स्वतंत्र अभिवन का नियम यह बोलते हैं। तो ये मेंडल सेकंड लॉ है। तो प्रिंसिपल ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इज आल्सो नोन एज मेंडल सेकंड लॉ। मेंडल के जो सेकंड नियम है उसे ही इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट का प्रिंसिपल कहते हैं। अब देखते हैं कि व्हाट इज यूनिट कैरेक्टर। प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर। तो यहाँ देखते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर्स, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर के अनुसार एनी कैरेक्टर कोई भी लक्षण ऑफ ऑर्गेनिज्म किसी भी जीव का इज कंट्रोल्ड बाय पेयर्स ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स। क्या कहते हैं कि कोई भी जीव में कोई भी जो लक्षण है दो विपरीत कारकों, दो विपरीत लक्षणों एक कोई भी लक्षण दो विपरीत कारकों के द्वारा क्या है कंट्रोल किया जाता है। जैसे कि उदाहरण स्वरूप यदि हम बात करते हैं कि प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है, पौधे की जो लंबाई है, मान लीजिए मटर के पौधे पर वर्क चला है तो अभी मटर के पौधा का एक जो कैरेक्टर है प्लांट हाइट, तो प्लांट का हाइट जो है एक कैरेक्टर है वो जो है कंट्रोल किया जाता है दो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स के द्वारा। वो फैक्टर क्या है? जो लंबाई है वो दो प्रकार के हो सकते हैं। यदि कोई लंबा है उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, उसका विपरीत क्या हो जाएगा, पौना हो जाएगा। तो लंबा और डार्क मतलब बौना। तो ये जो लंबाई है वो कैपिटल टी यानी कि ये डोमिनेंट कैरेक्टर वाला है, क्योंकि पहले ही बताया गया है कि कैपिटल लेटर से डोमिनेंस को दिखाया जाता है। डोमिनेंट कैरेक्टर्स को जो जीन गवर्न करते हैं उनको कैपिटल लेटर से व्यक्त करते हैं। दूसरा क्या है? डार्क है, इसका जस्ट अपोजिट विपरीत है, क्योंकि एक ऐसा कैरेक्टर है कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर्स है, फैक्टर्स है। तो जो डार्क है वो स्मॉल टी से हम उसको सूचित करते हैं। तो यहाँ ये दो जो फैक्टर्स है ये अपोजिट फैक्टर है जो कंट्रोल करता है प्लांट के हाइट को। चाहे वो कोई भी जीव में कोई भी कैरेक्टर है तो कम मतलब दो फैक्टर के द्वारा ही, अपोजिट फैक्टर के द्वारा ही क्या किया जाता है, कंट्रोल किया। जैसे कि प्लांट का हाइट देखिए, पिछले जो 7 कैरेक्टर हमने पढ़े हैं, जैसे फोर्थ शेप पढ़ा तो शेप में इनप्लांट आया था और दूसरा आया था आपको कंस्ट्रिक्टेड। तो ये जितने भी हम देखेंगे तो सारे दो फैक्टर के द्वारा क्या होता है, दो कंस्ट्रक्टिंग यानी कि विपरीत फैक्टरों के द्वारा कंट्रोल किए जाते हैं कोई भी लक्षण। तो ये जो सिद्धांत था इसे ही कहा गया यूनिट कैरेक्टर का, प्रिंसिपल ऑफ यूनिट कैरेक्टर का। तो पहला प्रिंसिपल क्लियर हो गया कि कोई भी लक्षण मेंडल के द्वारा जो भी दिया गया, जितने भी लक्षण लिए गए हैं दो विपरीत कारकों के द्वारा दिखाए जाते हैं। जैसे हाइट यहाँ पे ये क्लियर हो चुका है। नेक्स्ट जो है आप प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस, प्रभाविकता का जो सिद्धांत है वो देखते हैं। दूसरा जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंस है, अब उसके बारे में देखते हैं कि जो प्रभाविकता का जो सिद्धांत है वो क्या है। तो डोमिनेंस का अर्थ ही होता है प्रभावी, मतलब जिसका प्रभाव पीढ़ी में दिखता है, जिसकी उपस्थिति से कैरेक्टर उसी की जैसा हो जाता है। जैसे कि द एलील्स which express itself in heterozygous condition is dominant। कहने का अर्थ है कि वे एलील, वे जीन के जोड़े जो हेटेरोजाइगस कंडीशन में जिनका इफेक्ट, जिनका जो एक्सप्रेशन दिखता है वो क्या है, डोमिनेंट है। जैसे कि हम बात कर लेते हैं
कि कैपिटल टी जो दिखाता है लंबाई को, जो डोमिनेंट कैरेक्टर है, और दूसरा स्मॉल टी जो सूचित करता है बौनापन को, ड्राफ्ट को। तो ये दोनों जब इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन, यानी कि जब दोनों विपरीत जीन के जोड़े एक साथ उपस्थित, जो दोनों विपरीत, एक टॉल और दूसरा डार्क एक साथ हो, तो इसको क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस कंडीशन। तो इस सिचुएशन में जिसका प्रभाव दिखता है उसको हम क्या कहते हैं, डोमिनेंट। अर्थात जब कोई कैपिटल टी स्मॉल टी यानी कि लंबा, टॉलनेस और डार्कनेस दोनों एक साथ उपस्थित हो तो इसका एक्सप्रेशन दिखेगा, वो क्या कहलाएगा, प्रभावी नियम। तो यहाँ पे दोनों एक साथ हैं, फिर भी ये जो है ऐसा यदि किसी में जीन है तो उसका क्या होगा, बॉडी एक्सप्रेशन, उसका फिनोटाइप क्या होगा, वो लंबे हो जाएंगे, क्योंकि वहां किसका चलेगा, प्रभावी जीन का, यानी कि डोमिनेंट जीन का। तो कैपिटल टी की वजह से ये स्मॉल टी के प्रभाव को दबा दिया गया, इसी वजह से जो है ये जो बच्चे होंगे वो क्या होंगे, लंबे होंगे। तो ये हेटेरोजाइगस, तो कहने का अर्थ क्या है, प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंसी है क्या। तो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंसी बहुत ही छोटी चीजें, आसानी से समझिए कि जब भी कोई एलील्स हेटेरोजाइगस कंडीशन में एक्सप्रेस होता है, उस समय जिस जीन का प्रभाव दिखता है वो प्रभावी जीन कहलाते हैं, और ये जो सिद्धांत है ये क्या कहलाता है, डोमिनेंसी। तो हम इसको जो है एक बात कि लॉ ऑफ, ये जो प्रिंसिपल ऑफ डोमिनेंसी है ये सबसे ज्यादा फॉलो करता है मोनोहाइब्रिड क्रॉस को। तो इसको अच्छे से देखने के लिए हम मोनोहाइब्रिड क्रॉस को देखते हैं। क्या मोनोहाइब्रिड क्रॉस का अर्थ होता है, जब एक कैरेक्टर्स के दोनों कॉन्स्टेंटिव फैक्टर्स को आपस में क्रॉस कराते हैं, अर्थात एक लक्षण के दो विपरीत जो गुण हैं उनको आपस में क्या करते हैं, क्रॉस कराते हैं। तो मोनो मतलब एक, हाइब्रिड मतलब संकरण, क्रॉस मतलब एकल संकरण जो क्रॉस है उसके बारे में डील करते हैं। तो यहाँ पर ओनली वन character is crossed, क्रॉस का एक ही कैरेक्टर्स का इसमें क्या होता है, क्रॉस होता है। तो जैसे कि हम प्लांट हाइट ले लेते हैं, देखते हैं यहाँ पे एक प्लांट हाइट ले लीजिए, प्लांट हाइट ले लेते हैं। तो प्लांट हाइट एक कैरेक्टर है जिसके दो कॉन्स्टेंटिव जो फैक्टर्स है, एक लंबा हो गया कैपिटल टी जो टॉल को दिखाता है, क्या दिखाता है, टॉल, और दूसरा क्या है, स्मॉल टी जो डार्क को दिखाता है। इस दोनों को आपस में क्या करा देते हैं, क्रॉस करा देते हैं। तो जब इस दोनों को आपस में क्रॉस कराते हैं तो इस तरीके का कुछ आपको मिलता है। तो एक तो यहाँ पे तो एक कैपिटल टी, दूसरा क्या हो जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, एक उससे जाके कर लिया, दूसरा से जाके कर लिया। तो कहने का अर्थ हमारा ये कि ये जो ये प्योर प्लांट्स थे, जिन ये जो है पेरेंट्स हैं जिनके ये ऑफस्प्रिंग है। तो ये F1 जनरेशन था, F1 पीडी। तो F1 पीडी को जब हम आपस में क्रॉस कराएंगे तो F2 पीडी मिलता है, क्योंकि आपको मालूम है फर्स्ट फिलियल जनरेशन प्रथम पीडी में पेरेंट्स को जब हम क्रॉस कराते हैं, एक टॉल पेरेंट्स को, एक टॉल प्लांट्स को दूसरे डार्क प्लांट से क्या करा दिया, क्रॉस करा दिया गया। तो एक तो जीन इनका आएगा, दूसरा जीन रिसेसिव वाला आएगा। तो जो ये है, तो ये जो बना, तो ये कैपिटल टी स्मॉल टी हम तो जानते हैं, सबके सब जो F1 जनरेशन में सबके सब कैसे पौधे आ जाएंगे, टॉल आ जाएंगे, क्या आ जाएंगे, टॉल आ जाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी ही पढ़े हैं कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो खुद को एक्सप्रेस करता है वो क्या कहलाता है, डोमिनेंट कहलाता है। तो यहाँ डोमिनेंट है क्या, कैपिटल जो है टी से जो समय मतलब टॉल। तो लंबा, सारे पौधे कैसे आ गए, लंबा। तो F1 पीढ़ी में जितने भी संतान आ गए सब लंबा है। अब इसका F2 जनरेशन में हम देखते हैं। अब क्या है कि मोनोहाइब्रिड क्रॉस एकल संकरण देख रहे हैं, जिसमें ओनली वन कैरेक्टर को क्रॉस कराया जाता है, उसके दोनों जो कॉन्ट्रास्टिंग फैक्टर्स है उसको आपस में क्रॉस कराते हैं, जिसमें ओनली वन ट्रेट को कंसीडर किया जाता है। जैसे कि प्लांट का हाइट लिए, प्लांट का हाइट दो प्रकार के होते हैं, पहला है लंबा, दूसरा बौना। तो लंबा जो है कैपिटल टी डोमिनेंस है ये दिखाते हैं, दूसरा स्मॉल टी डार्क है वो रिसेसिव को दिखाया जा रहा है। तो दोनों को जब हम क्रॉस कराते हैं दोनों प्लांट्स को, तो एक ये और दूसरा उसका जीन आता है, तो दोनों एक साथ ये हेटेरोजाइगस कंडीशन में है, ये होमोजाइगस कंडीशन है, ये होमोजाइगस कंडीशन। तो हेटेरोजाइगस कंडीशन में भी नियम अभी डिफिनीशन दिखाया गया है कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में जो खुद को एक्सप्रेस करता है वो डोमिनेंट है,
तो यहाँ पे दोनों जो है कैपिटल टी का जो है एक्सप्रेस हो रहा है, दोनों जो है इसके वजह से इसका करेक्टर दिख रहा है, अर्थात सारे पौधे F1 प्रथम पीढ़ी मोनोहाइब्रिड के प्रथम पीढ़ी में जितने भी संतान होते हैं वो प्रभावी गुण वाले होते हैं, वो सभी टॉल होते हैं, सभी लंबे होते हैं। और दूसरा क्या है, इसका F1 पीढ़ी को आपस में क्या कराते हैं, सेल्फिंग कराते हैं। तो F1 को आपस में सेल्फिंग कराएंगे तो हमारे पास क्या आ गया है, कैपिटल टी, और दूसरा इसको सेल्फिंग कराना है तो कैपिटल टी से F1 पीढ़ी को आपस में क्या कराती है, F1 जो पीढ़ी हमारा है कैपिटल टी स्मॉल टी हेटेरोजाइगस कंडीशन में, उसको जब हम आपस में क्रॉस कराते हैं तो जो पीढ़ी हमको मिलता है उसको हम F2 जनरेशन कहते हैं। नियम फार्मूला पढ़ाया गया था कि नंबर ऑफ गैमेट्स, कितने गैमेट्स होगा निकालने का, तो क्या दिखाया गया था, फार्मूला याद ही होगा, n² था, तो n², n क्या है, नंबर ऑफ जो है हेटेरोजाइगस, तो हेटेरोजाइगस की संख्या कितनी है यहाँ पे, 2 है, तो 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4। तो टोटल चेकर बोर्ड मेथड पर इसको यदि सजाना है, चेकर बोर्ड मेथड पर यदि हम इसको सजाना चाहते हैं तो चेकर बोर्ड मेथड पर सजाने के लिए हमको कितने स्क्वायर बनाने पड़ेंगे, 4 स्क्वायर। तो 4 स्क्वायर इस प्रकार बनेगा, कैपिटल टी, दूसरा क्या है स्मॉल टी, फिर इसको ऐसे कर देते हैं कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो इसमें हम देख लेते हैं, पहला क्या हो गया, इसको इससे क्रॉस करा देंगे तो क्या आ जाएगा, कैपिटल टी स्मॉल टी। दूसरा क्या है, कैपिटल टी और स्मॉल टी, इसको इससे करा दिए तो यहाँ लिख दिए। फिर इसको इससे कराएंगे तो कैपिटल लेटर हमेशा पहले लिखा जाता है, स्मॉल लेटर बाद में लिखा जाता है। तो यहाँ पे कैपिटल टी है, स्मॉल टी है, तो स्मॉल टी को कैपिटल टी से लिखेंगे, क्रॉस कराएंगे तो यहाँ कैपिटल टी और दूसरा क्या है इसके स्मॉल टी। फिर यहाँ पे क्या करेंगे, स्मॉल टी और स्मॉल टी। तो यहाँ पे हमको जो है कितने प्रकार के गैमेट्स मिल गए, तो ये 4, तो 4 है, तो टोटल जो है ये 4, ये जो कंडीशन दिख रहा है ये होमोजाइगस, क्या है, होमोजाइगस डोमिनेंट, क्या है होमोजाइगस डोमिनेंट, ये क्या है हेटेरोजाइगस, क्योंकि दो अलग अलग जब जीन उपस्थित होते हैं, विपरीत जीन एक साथ, तो उसको क्या कहते हैं, हेटेरोजाइगस, दोनों एक जैसे होते हैं तो होमोजाइगस। तो यहाँ कितने हेटेरोजाइगस है, 2 हेटेरोजाइगस है, ये वाला और ये क्या है, ये होमोजाइगस है। तो ये होमोजाइगस रिसेसिव है, ये होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये दोनों हेटेरोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस तो डोमिनेंट ही होगा। तो अब देख लेते हैं कि इसके जीनोटाइप, जीन की संरचना, तो हमको जो दिख रहा है ये लेटर्स, इसके द्वारा जो जीन की संरचना दिख रही है वो कितने प्रकार के हैं, टोटल 3 प्रकार के, एक तो ऐसा है, 2 को एक जैसा, और ये एक अलग तरीके का। तो हम इसका जीनोटाइप की बात करेंगे, जीनोटाइप, जीन की संरचना की बात करेंगे, तो जीनोटाइप की बात करेंगे तो क्या आ जाएगा, ऐसा कितना है, 1 है, तो 1:2, दूसरा कितना अनुपात लिखते हैं, ऐसा कितने हैं, 2 है, 1:2, 2:2, ये कितना है, 1 है, तो 1:2, 1। तो ये इसका क्या हो गया, जीनोटाइप संरचना। तो जीन की मोनोहाइब्रिड क्रॉस का जीन का संरचना कई बार क्वेश्चन में आता है, तो लिख के आप आसानी से इसको बना भी सकते हो और याद भी कर सकते हो, क्वेश्चन भी आता रहता है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस के जीनोटिपिक रेशियो क्या है, ये जीनोटाइप क्या है, रेशियो है, क्या है ये रेशियो, जीनोटिपिक रेशियो, क्या लिखा गया है, जीनोटिपिक रेशियो। अब इस जीनोटाइप की वजह से फिनोटाइप कैसा होगा, जीन की संरचना की वजह से जो शारीरिक लक्षण है पौधे का वो कैसा होगा, तो वो हो जाएगा 2 प्रकार के हो सकते हैं, या तो लंबा हो सकता है पौधा या फिर बौना हो सकता है। तो कितने लंबे होंगे और कितने बौने होंगे, ये क्वेश्चन आता है। तो इसके वजह से ये प्योर होमोजाइगस डोमिनेंट है, ये दोनों इम्प्योर है। इम्प्योर क्यों, क्योंकि इसमें जीन जो है दूसरा भी है, डार्क वाला भी जीन है, ये डोमिनेंट कलर का, ये डोमिनेंट जीन भी है, 2 अलग अलग जीन है, इसलिए इम्प्योर हो गया। तो ये इम्प्योर जो है डोमिनेंट है, और ये प्योर डोमिनेंट, होमोजाइगस डोमिनेंट, हेटेरोजाइगस डोमिनेंट भी बोल सकते हैं। तो डोमिनेंट है तीनों, यानी कि तीनों के तीनों प्रभावी गुण वाले हैं, तो तीनों प्रभावी गुण वाले हैं, तो तीनों के तीनों क्या हो जाएंगे, टॉल हो जाएंगे, और एक ये क्या होगा, डार्क हो जाएगा। तो हमारा इसका फिनोटाइपिक रेशियो क्या होगा, फिनोटाइपिक रेशियो क्या हो जाएगा इसका, 3 लंबे हैं, 3:1, क्या हो जाएगा, 3 लंबे और 1 बौने, लेकिन सभी में अपना कंडीशन है, ये हेटेरोजाइगस डोमिनेंट है दोनों, और ये होमोजाइगस डोमिनेंट, और ये होमोजाइगस रिसेसिव, लेकिन है ये भी लंबा, ये भी लंबा, ये भी लंबा। तो ये तीनों क्या हो गए, डोमिनेंट कैरेक्टर्स का, और ये क्या हो जाएगा, रिसेसिव कैरेक्टर का। और ये जो बना, ये जो सब हमने जो भी किया है, ये क्या जो संतान बने हैं वो F2 जनरेशन है, क्या है, F2 जनरेशन। क्यों, डिफिनीशन में भी है
कि F1 जनरेशन को आपस में क्रॉस कराते हैं तो F2 जनरेशन हमको मिलता है। तो हमने क्या देखा है कि F1 जनरेशन के जो प्रथम पीढ़ी जो भी है उसमें क्रॉस के बाद जो भी है हेटेरोजाइगस कंडीशन, उसमें जितने भी संतान है वो सभी प्रभावी गुण वाले हैं, जिसको प्रभाविकता प्रिंसिपल भी कह सकते हो कि हेटेरोजाइगस कंडीशन में हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर वाले जीन ही क्या होते हैं, एक्सप्रेस करते हैं। कुछ इसके एक्सेप्शंस भी हैं जो हम नेक्स्ट क्लास में स्टडी करेंगे। और इसके जो दो नियम लॉ, ये जो दो बचे हैं, एक लॉ प्रिंसिपल ऑफ सेग्रीगेशन और दूसरा क्या है, इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ये दोनों हम नेक्स्ट क्लास में डील करेंगे। और लॉ ऑफ डोमिनेंसी के जो कुछ एक्सेप्शंस हैं उसके बारे में भी स्टडी करेंगे। थैंक यू।